जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आइए दोस्तों, आज फिर हम ग्रुप डी के क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हुए हैं। आज जो भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं एकदम कंसेप्चुअल करने वाले हैं और सभी एग्जाम्स में जितने भी परीक्षा हुए थे इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, स्क्रीन पे देखिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः होंगी। कितनी धाराएं होंगी? ठीक है, ऑप्शन है, जल्दी से आंसर करिए। चलिए दोस्तों देखिए, समझते हैं क्वेश्चंस को। इसमें दो रेजिस्टेंस है ए और बी, इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ए हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया। इन दोनों को किस में जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इस तरह से जोड़ेंगे। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ दिया गया और इनको 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। कितने? 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। ये प्रतिरोध है, ये 10 ओम का है, जो ए है 10 ओम, और ये जो बी रेजिस्टेंस है ये है 20 ओम का है। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है 10 ओम और 20 ओम के हैं और समांतर क्रम में संयोजित किए गए हैं। तो बताना है आपको कि ए में कितनी धारा जाएगी और बी में कितनी धारा जाएगी। ठीक है, देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए आप कि समांतर क्रम में जितने भी रेजिस्टेंस जोड़े जाएंगे इसमें जो वोल्टेज होगा वो समान जाएगा। वोल्टेज कितना? 6 वोल्ट का है ना, तो वोल्टेज इसमें भी कितना होगा? 6 वोल्ट का ही होगा और इसमें भी कितना होगा? 6 वोल्ट का ही होगा। ठीक है, समांतर क्रम में वोल्टेज हमेशा क्या होता है? समान होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज हमेशा समान होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ठीक है, समांतर क्रम में वोल्टेज समान और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। क्लियर है? देखिए, तो इसमें भी 6 वोल्ट और इसमें भी 6 वोल्ट। आपको बताना है क्या? करंट कितना फ्लो होगा इसमें और इसमें कितना। मान लीजिए इसमें आई ए करंट जा रही है और इसमें आई बी करंट जा रही है। तो आपको पता है, आप पढ़े होंगे कि जो ओम्स लॉ जो होता है वो क्या होता है? V = I × R होता है। ठीक है, यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? I = हो जाएगा V/R। अब देखिए, ये हम I की वैल्यू निकाल रहे हैं, IA की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? RA। तो देखिए पहले रेजिस्टेंस में, ए रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी? वोल्टेज कितना है? दोनों इसमें भी 6 वोल्ट का ही है और रेजिस्टेंस कितना है? 10 है। ठीक है, तो करंट कितनी आ जाएगी? 0.6 एम्पियर। 0.6 एम्पियर किसमें? इस रेजिस्टेंस में 0.6 एम्पियर क्या करंट जाएगा। अब इस रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो इसकी निकाल लेते हैं हम IB बराबर क्या हो जाएगा? V/R × B। बताइए, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, I की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी है? वोल्टेज कितना है? 6 है और रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम है। तो क्या हो जाएगा? ये कटेगा 3, यानी 3/10 ना, क्या हो जाएगा? 0.3 एम्पियर। 0.3 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? जिसमें 0.6 और 0.6 एम्पियर और 0.3 एम्पियर। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो कमेंट करिए, क्या डाउट है आपका? समांतर क्रम में जोड़े गए, तो समांतर क्रम में क्या होती है? वोल्टेज समान होता है। जितना वोल्ट रहेगा सब में वोल्टेज उतना ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें करंट अलग अलग होंगी। देखिए, इसमें 0.6 था और इसमें 0.3 आ गया।
ठीक है। जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज़्यादा है, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके में करंट क्या है, कम है। ठीक है ना, ऐसा होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। देखिए दोस्तों, हम बनाते हैं चुंबक, ये है हमारा मैग्नेट, ये है हमारा मैग्नेट, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है दोस्तों, देखिए चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती हैं कैसे निकलती हैं। बाहर साउथ, बाहर जो होता है ये ऐसे होता है नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, इस टाइप का ऐसे। ठीक है ना, देखिए देखिए दोस्तों, इसकी डायरेक्शन, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है ना, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। देखिए दोस्तों, ये अंदर जो इसका डायरेक्शन होता है, चुंबक के अंदर जो डायरेक्शन होता है ये साउथ टू नॉर्थ होता है। क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की ओर। चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर, चुंबक के अंदर इसका डायरेक्शन, क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ पोल से, साउथ पोल से कहाँ, नॉर्थ पोल की ओर। साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। कहाँ, चुंबक के अंदर। यही चुंबक के बाहर हम बात करें तो नॉर्थ से साउथ होता है। क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है। ठीक है, कहाँ होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर होती है। ठीक है दोस्तों, चुंबक के बाहर, ये अंदर ना, और बाहर कहाँ होती है, बाहर होती है नॉर्थ पोल से कहाँ, साउथ पोल की ओर, नॉर्थ से साउथ पोल। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन को हम पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिच्छेदित रेखाएं होती हैं। ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, नहीं काट सकती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती हैं। देखिए हमको बताना है उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर क्या होती है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसी ध्रुव से क्या होती हैं, निकलती हैं। निकल रही है कि नहीं निकल रही है, देखिए ये ऐसे निकल रही है, ये ऐसे निकल रही है, ये वाली ऐसे निकल रही है, ये ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकल रही है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही, ध्रुव से निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ये ऐसे निकल रही है। ठीक है ना, आगे और ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती, समांतर रेखाएं, यहाँ पे समांतर कहाँ से हो गई, ऐसे समांतर नहीं है ना। और कहता है कि ध्रुव से, ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं, ध्रुव में विलीन, उत्तरी ध्रुव में विलीन नहीं होती है, ये उत्तरी ध्रुव में विलीन नहीं होती, उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव में ये अंदर आती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या होती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई, उत्तरी ध्रुव से क्या होती है, ये निकलती रहती हैं। ठीक है, चलिए उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बाहर, और अंदर साउथ से नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, चलिए चुंबक में दो पोल होते हैं, साउथ और नॉर्थ। अब एक चीज़ बता दीजिए कि जो चीज़ बता दीजिए, सेम जो पोल होता है, सेम पोल, इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है।
और विपरीत जो पोल होता है, जैसे ये नॉर्थ हो गया तो ये साउथ हो गया, ये साउथ हो गया तो ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है, आकर्षण बल लगता है और इसमें प्रतिकर्षण होता है। नॉर्थ साउथ, यहाँ पे अगर साउथ और साउथ ले लेंगे तो भी क्या होगा, हमारा प्रतिकर्षण ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं ये आप समझ में, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी चालक के प्रतिरोध पर उसके या उसकी डैश का प्रभाव नहीं पड़ता है। आकृति, तापमान, मोटाई और लंबाई। आइए हम समझते हैं प्रतिरोध को। प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोला जाता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्या होता है रेजिस्टेंस, ये किस पर निर्भर करता है ये कह रहा है। तो रेजिस्टेंस होता है, ये लंबाई के समानुपाती होता है और जो रेजिस्टेंस होता है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये क्या होता है, समीकरण 1 और ये समीकरण 2, लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए, तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस जो हो जाता है हमारा L/A, और ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आ जाता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको, रो बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रो, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध, ये प्रश्न में पूछा है, ये रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है। देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है उसकी आकृति पर। आकृति चाहे कैसा भी हो, चालक का आकृति कहीं कैसा भी हो, कोई मैटर नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा ऑप्शन पहला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि तापमान पर, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे, अगर तापमान बढ़ाएंगे, तापमान जब बढ़ाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध भी क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ता है। तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। अगला है मोटाई। मोटाई, एरिया, जितना एरिया कम रहेगा, जितना एरिया अधिक रहेगा उतना ही क्या होगा, ये रेजिस्टेंस कम होगा हमारा। ठीक है, मोटाई जितनी, तार की जो अधिक, तार जितना मोटा रहेगा उसका उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और जितना पतला रहेगा, जितना पतला रहेगा, ये कम रहेगा, एरिया कम रहेगा तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, हमारा हाई रहेगा। इसलिए फ्यूज वायर देखते हैं एकदम पतला रहता है ना, उसमें क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस हाई रहता है। ठीक है, और मोटा जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन कह रहा है उसकी लंबाई। देखिए अगर लंबाई अब जितना बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। मोटाई, जो अनुप्रस्थ काष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, ये एरिया यहाँ बना दे रहे हैं आपको, जिसमें मान लीजिए ये वायर है और ये वायर की जो मोटाई है ये, ठीक है ना, जो वायर की मोटाई है ये क्या होता है, πr² होती है। ठीक है ना, जब इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हाँ, अब बता दीजिए कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू हो जाएगा R/A/L होगा ना, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और ये नीचे आ जाएगा, ये रो हो जाएगा। ठीक है, तो R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये लंबाई का क्या होता है, मीटर। लंबाई का क्या होता है, मीटर। मीटर से मीटर कट गया, क्या बच गया, ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है हमारा, ओम मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जिंदगी से हो गए। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया द्वारा होती है? जो प्लांट होता है उसका कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन देखिए, अवशोषण, स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। ये तो आप देखते ही मार देंगे, क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है दोस्तों? ये भोजन निर्माण करने की प्रोसेस होती है। क्या होती है? भोजन निर्माण, भोजन बनाना। पौधा क्या करता है? अपना भोजन बनाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरी होता है? देखिए, पहला जरूरी होगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसमें जल होगा, और इसमें क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्या होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के साथ साथ क्या होना जरूरी है? इसमें सबसे जरूरी है इसमें प्रकाश का होना। प्रकाश नहीं रहेगा तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस होगा ही नहीं, ठीक है ना। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 होते हैं, और इसके कितने होते हैं? 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12, ठीक है। बनाता क्या है? रिजल्ट क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 प्लस क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। उसके बाद से क्या बनता है? जल बनता है। ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन प्लस जल, H2O। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है उसमें कितने ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स मुक्त होते हैं, जल के कितने मॉलिक्यूल्स मतलब अणु होते हैं, और ये C6H12O6 इधर कितना है? 6 है ना। शुरुआत 6 से हुई है तो आखिरी भी क्या होगा? 6 सही होगा। 6 और 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, और ये क्या? ग्लूकोज हमारा इतना ही रहता है, C6H12O6, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, इसमें पूछता है प्रकाश संश्लेषण में किसका होना एकदम आवश्यक है? तो देखिए, पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। पहला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्या है? जल। दूसरा क्या है? जल। तीसरा क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। और चौथा क्या है? प्रकाश। ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रहेगा नहीं तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है? ये आवश्यक चीज़ें होती हैं प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। कितना ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं? इसमें 6, और जल के कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। इसमें कितने? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और जल के कितने? यहाँ पर 12, जो इधर आ जाता है, ठीक है। चलिए, जो पौधा होता है वो अपने भोजन को स्टार्च के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कि एक अवतल दर्पण 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। उसका त्रिज्या दे दिया है। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस x पर स्थित होगा। देखिए, एकदम आसान सवाल पूछा। 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ से बना है ना। ये गोला है हमारा, और इसकी रेडियस कितनी है? 18 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या कह रहा है कितना? 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या 18 सेंटीमीटर। तो कहता है कि इसकी फोकस दूरी बताइए।
फोकस दूरी बताइए। और कौन सा दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए ये हम बना दिए आपको अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसकी जो रेडियस दे दिया है कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। तो फोकस इसका पूछ दिया है, इसकी फोकस ये पूछ दिया है। रेडियस 18 सेंटीमीटर दिया है टोटल यहाँ तक। ये सेंटर होता है इसका, और सेंटर और पोल के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं, रेडियस। और मुख्य फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। ये फोकस दूरी पूछा है। आपको पता है एक ऑब्जर्वेशन आपको पता होगा कि F इक्वल टू क्या होता है? R/2। बस कुछ नहीं करना, इसका आधा कर दीजिए आंसर। R कितना है? 18/2 कितना? 9 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारी वैल्यू। अब आपको बताना है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह क्या होगा? अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है? आपको ये बताना है। बताइए क्या होगा? धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण इस सामने की दूरी क्या होती है? निगेटिव होती है। और पीछे की दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो सामने है ना, सामने की दूरी क्या होगी? निगेटिव हो जाएगी। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? देखिए -9 सेंटीमीटर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक शल्य चिकित्सा पद्धति है? शल्य चिकित्सा पद्धति है जिसका उपयोग पुरुषों से शुक्राणु के स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। शुक्राणु स्थानांतरण को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं। डिंबवाहिनी नली को अवरुद्ध कर देना। अब पुरुष की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? पुरुष की बात कर रहा है। पुरुष यानी मेल। तो मेल में डिंबवाहिनी नहीं होता है। डिंबवाहिनी होता है किसमें? फीमेल में होता है। तो ये पहला ही ऑप्शन कट गया। डिंबवाहिनी किसमें होता है? फीमेल में होता है। ठीक है, अंडवाहिनी जिसको बोला जाता है वो किसमें होता है? फीमेल में होता है। इसको ये पहले ऑप्शन कट गया, ये तो होगा नहीं होगा। अगला है कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल नहीं, ये नहीं होगा। कॉपर टी की प्रविष्टि की जाती है, ये भी नहीं है। शुक्र वाहिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है, हाँ ये सही है। शुक्र वाहिका जो होती है, शुक्र वाहिका में शुक्राणु जो नली होती है उसको क्या कर दिया जाता है? अवरुद्ध कर दिया जाता है। शुक्राणु नली क्यों क्या कर दिया जाता है? अवरुद्ध कर दिया जाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब स्थानांतरण रोकना है तो क्या करना है? शुक्राणु नली को क्या कर देना है? इसको अवरुद्ध कर दिया, मतलब काट दिया जाएगा। वैस डिफरेंस होता है। और उसमें क्या होता है? फीमेल्स में क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब होता है। ठीक है ना, वैस डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? नसबंदी बोला जाता है। और फीमेल में क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब को काट देता है, जिसको क्या बोला जाता है? नलबंदी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? शुक्र वाहिका को अवरुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है? कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है? फास्फोरस, जर्मेनियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। सीधा है, आसान है एकदम। बताइए कौन सा? कई बार बताएं आपको। जर्मेनियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जर्मेनियम क्या है? ये उपधातु है। उपधातु, बॉर्डर लाइन तत्व ना। आइए समझते हैं कि बॉर्डर लाइन तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए क्या होता है? बोरॉन। कौन होता है? बोरॉन। बॉर्डर लाइन तत्व में कौन होता है? पहला बोरॉन होता है। सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, टेलुरियम होता है और पोलोनियम होता है। कौन कौन से होता है? 7 होते हैं। 7 उपधातु होते हैं। एक बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, बिस्मिथ एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। 1 2 3 4 5 6 7। इनको क्या बोला जाता है? बॉर्डर लाइन तत्व। क्या बोलते हैं इसको? बॉर्डर लाइन तत्व। बॉर्डर लाइन तत्व। इनमें न तो धातु का गुण होता है और न ही अधातु का। इसको क्या बोला जाता है? हम उपधातु बोलते हैं। ठीक है, उपधातु। सिलिकॉन पहला क्या है?
बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये सातों को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बात समझ में आ गई। चलिए आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।